नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जानी पहचानी लोक कथा के बारे में, जिसकी परतों को हम आज खोलेंगे। ये कहानी समानता, न्याय और समझदारी पर कुछ बहुत ही गहरे सवाल उठाती है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां सोना और जलेबी दोनों की कीमत एक हो। क्या ये किसी जन्नत जैसा होगा या फिर एक बहुत बड़ा जाल? हमारी कहानी के दो मुख्य किरदार हैं। एक है अनुभवी मामा हरीलाल और दूसरे हैं उनके भोले भाले भांजे कन्हैया। इनकी जिंदगी में एक भयानक बाढ़ आती है जिसमें ये अपना सब कुछ खो देते हैं। तो हुआ ये कि बाढ़ में अपना घर बार गंवाने के बाद ये दोनों यानी समझदार हरीलाल और भोले कन्हैया एक नए अनजान गांव में पहुंचते हैं। उनके पास कुछ भी नहीं है सिवाय एक दूसरे के सहारे के और पेट भरने के लिए किसी भी काम की तलाश है। खैर, किस्मत से जल्द ही कन्हैया को काम मिल भी जाता है और अपनी पहली मजदूरी लेकर जब मामा भांजे बाजार पहुंचते हैं तो उनका सामना होता है एक बहुत ही, कह सकते हैं, अजीब से नियम से। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि ये कोई मजाक या गलती नहीं है। इस गांव में मिठाई हो या सोना, हर चीज, जी हाँ, हर चीज की कीमत थी सिर्फ एक सिक्का। सोचकर देखिए कितना अजीब नियम रहा होगा। तो आखिर ऐसा क्यों था? वहां का एक दुकानदार बताता है कि ये तो राजा का हुक्म है। राजा का मानना है कि गांव में कोई अमीर गरीब होना ही नहीं चाहिए, इसलिए सब लोग बराबर और सारी चीजों की कीमत भी बराबर। और बस यहीं से कहानी का असली मजा शुरू होता है। कन्हैया को तो ये जगह किसी सपने जैसी लगती है। सोचिए, कोई ऊंच नीच नहीं, सब बराबर। लेकिन उसके अनुभवी मामा हरीलाल को इसमें एक बहुत बड़ा खतरा दिखाई देता है। वो फौरन समझ जाते हैं कि ये जगह और इसका राजा दोनों ही ठीक नहीं है। हरीलाल अपने भांजे को समझाते हुए एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। वो कहते हैं, जिस गांव का राजा ऐसा पागल हो, वहां किसी भी बेगुनाह को सजा मिल सकती है। उसकी नजरों में तो बेकसूर और गुनेगार दोनों एक बराबर हैं। लेकिन कन्हैया नौजवान था, उसे ये बातें समझ नहीं आती। उसे तो बस आसान जिंदगी दिख रही थी। तो वो अपने मामा की चेतावनी को अनसुना कर देता है और वहीं बस जाता है। और हरीलाल, जो आने वाले खतरे को देख पा रहे थे, वो अकेले ही उस गांव से चले जाते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सीधा राजा के दरबार में। देखते हैं कि कैसे हरीलाल की कही हुई बात एक भयानक सच में बदल जाती है। एक दिन सिपाही एक चोर को रंगे हाथों पकड़कर दरबार में लाते हैं। मामला एकदम साफ था। चोर बिरजू नाम के एक आदमी के घर में चोरी करते हुए पकड़ा गया था। अब लगना तो यही चाहिए कि चोर को सजा मिलेगी, है ना? लेकिन इस राजा का फैसला तो कुछ और ही था। राजा का तर्क सुनिए, बड़ा ही अजीब है। वो कहता है कि चोरी तो हुई, लेकिन इसकी वजह चोर नहीं बल्कि घर का मालिक है, जिसने लापरवाही की। तो सजा भी मालिक यानी बिरजू को ही मिलनी चाहिए। चोर, अरे चोर तो बस उसे एक सबक सिखा रहा था। और बस इसी उल्टी सीधी सोच के साथ राजा बिरजू को फांसी की सजा सुना देता है। मगर कहानी में एक और पेंच था। जब बिरजू को फांसी देने के लिए ले जाया गया तो एक नई मुश्किल खड़ी हो गई। क्या? फांसी का फंदा उसकी गर्दन में फिट ही नहीं हो रहा था। वो बहुत बड़ा था। अब कोई भी समझदार इंसान क्या करता? रस्सी को ठीक करवाता। लेकिन ये राजा तो मूर्ख था। उसने जो हुक्म दिया वो तो और भी बेतुका था। उसने कहा, ये आदमी फांसी के लायक नहीं है। जाओ और गांव से किसी ऐसे आदमी को पकड़कर लाओ जिसकी गर्दन इस फंदे में एकदम सही बैठे, और ये आज ही होना चाहिए। और देखिए किस्मत का खेल। राजा का मंत्री पूरे गांव में घूम घूम कर लोगों की गर्दन नापने लगता है और आखिरकार उसे एक गर्दन मिल ही जाती है जो फंदे में बिल्कुल फिट बैठती है। किसकी? हमारे कन्हैया की। हरीलाल की हर बात सच हो गई। बेचारे कन्हैया को बिना किसी जुर्म के सिर्फ इसलिए मौत की सजा मिल गई क्योंकि उसकी गर्दन का साइज सही था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जैसे ही ये खबर हरीलाल तक पहुँचती है, वो सब कुछ छोड़कर अपने भांजे को बचाने के लिए वापस उस गांव की तरफ दौड़ पड़ते हैं। और उनके दिमाग में एक बहुत ही जबरदस्त तरकीब होती है। हरीलाल जेल में कन्हैया से मिलता है और उसे एक अजीब सी बात समझाता है। वो कहता है, देखो, जब मैं फांसी पर चढ़ने की जिद करूं तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा और कहना होगा कि फांसी पर तो तुम ही चढ़ोगे। योजना थोड़ी अटपटी थी, पर इसका मकसद था राजा की मूर्खता को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करना।
और फिर वो दिन आता है। जैसे ही कन्हैया को फांसी दी जाने वाली होती है, हरिलाल भीड़ को चीरते हुए चिल्लाता है, ठहरो, इस फांसी का हकदार मैं हूं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है और फांसी मुझे ही मिलनी चाहिए। ये सुनते ही राजा की दिलचस्पी जाग जाती है। कन्हैया भी जैसा उसे समझाया गया था अपना पार्ट अदा करता है। वो भी चिल्लाता है, नहीं महाराज, ये एक पागल बूढ़ा है, फांसी तो मेरी है, मुझे अभी फांसी दीजिए। अब राजा के सामने एक अजीब सी लड़ाई शुरू हो जाती है कि फांसी पे कौन चढ़ेगा। हैरान राजा जब वजह पूछता है तो हरिलाल अपना तुरुप का इक्का चलता है। वो एक मनगढ़ंत कहानी सुनाता है कि ये कोई मामूली फांसी नहीं, ये तो शुभ मुहूर्त की फांसी है। इस खास पल में जो भी मरेगा वो अगले जन्म में तीनों लोकों का सम्राट बन के पैदा होगा। और बस लालची और बेवकूफ राजा इस कहानी पर पूरी तरह यकीन कर लेता है। सम्राट बनने का मौका? वो तुरंत ऐलान करता है कि भाई राजा तो मैं हूं, तो सम्राट बनने का हक भी मेरा ही है, और वो कन्हैया को छोड़ने का हुक्म दे देता है। और इस तरह राजा का अपना ही बनाया हुआ न्याय उसी की मौत की वजह बन जाता है। वो खुद कन्हैया की जगह फांसी के फंदे पर झूल जाता है। और जैसे ही दरबार का ध्यान बंटता है, हरिलाल और कन्हैया चुपके से वहां से निकलकर हमेशा के लिए उस गांव को छोड़ देते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि जब चारों तरफ मूर्खता का राज हो तो अक्लमंदी और समझदारी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी दौलत होती है। और ये कहानी एक बहुत ज़रूरी सवाल भी खड़ा करती है ना? कि जब कोई सिस्टम, कोई व्यवस्था देखने में बहुत अच्छी, बहुत आदर्श लगे, तो क्या हमें रुक के सोचना नहीं चाहिए कि इसकी कोई छिपी हुई कीमत तो नहीं है? क्योंकि अक्सर जो चीज़ सतह पर बहुत बराबर और न्यायपूर्ण दिखती है, वो अपने अंदर एक बहुत बड़ा खतरा छिपाए हो सकती है।